मैं इस वीडियो में सिर्फ 42 चैप्टर्स के नाम नहीं गिनाने वाला, बल्कि हर एक चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन रिपीट होगा, उस टॉपिक के कितने क्वेश्चन जेईई और नीट में आ चुके हैं, वो हर एक चीज बताने वाला हूं, ताकि वीडियो के एंड पे तुम्हें बिलीव हो जाए इतने चैप्टर करने से तुम्हारे 600 प्लस मार्क्स आ ही रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर जीरो पे हो, ये 42 चैप्टर्स तुम्हें एक रास्ता दिखाएंगे गारंटीड सिलेक्शन की ओर, क्योंकि माइंड यू 600 मार्क्स कम नहीं होते। इस साल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला है और अगले साल भी मिलेगा। नीट 26 के लिए गिने के 4 बने बच्चे हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कई सारे ऐसे बच्चे जिनका बहुत ज्यादा सिलेबस बचा है, या तो कोई ऐसे बच्चे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले स्टार्ट किया भी है, लेकिन जो अभी मॉक टेस्ट देते हैं तो उनके 250 मार्क्स आते हैं, 300 मार्क्स आते हैं, 350 मार्क्स आते हैं। वो सारे बच्चों के दिमाग में अभी चीज यही आती है कि भैया 85 डेज हैं, 85 चैप्टर्स हैं, वन शॉट देखेंगे, लास्ट के 15 दिन में रिवाइज कर लेंगे, 100 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। भाई रियलिटी समझो। अगर तुम मेरे सामने, तुम मेरे सगे भाई बहन भी होते तो मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर यही चीज कहता, भाई देखो पिछले साल 15 जनवरी को मेरे 2 कज़न, एक छोटा है बड़ा है, छोटा वाला कज़न मेरे पास आता है, कहता है भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, करो। बड़ा वाला भी यही कहता है। आज की डेट में बड़ा वाला 636 मार्क्स के साथ एम्स भुवनेश्वर से एमबीबीएस कर रहा है, और दूसरा वाला 598 मार्क्स लाया था, उसको स्टेट का डीएमसी मिल गया टॉप का। दोनों का सिलेक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सिलेबस कंप्लीशन पर भागा नहीं, उस रास्ते पे नहीं भागे, बल्कि रियलिटी समझे। उनको समझ में आया कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, बल्कि वो सारी चीजें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन आता है। उनको वो नहीं पढ़ना जो सिलेबस में लिखा है, वो हर एक चीज बताने वाला कहां से क्वेश्चन आता है, पीआईक्यू का एनालाइज कर। क्योंकि तुम्हें अभी फील होगा कि जनवरी में तो सबको लगता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जब मिड फरवरी आएगा, जब 100 दिन बचे होंगे, उस समय रियलाइज होगा कि बहुत कम टाइम बचा है, सिलेबस कंप्लीट हुआ, क्या करें। और उस समय आता है कि फिर पेरेंट्स को कह देते हैं कि इस साल नहीं हो पाएगा पापा, इस साल नहीं हो पाएगा, हम अगले साल कर लेंगे। लेकिन यार आज की डेट में तुम मुझे प्रॉमिस करो कि 2026 के अंदर तुम तो एमबीबीएस की गाड़ी पकड़ के रहोगे। 2026 में तुम्हारा एक ऐसा साल होगा जिस दिन तुम एमबीबीएस यानी एक व्हाइट कोट के अंदर घुसोगे, क्योंकि यार बिलीव मी, इस नीट एग्जाम के बाद की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें एमबीबीएस करना, तुम्हें सर्जन बनना, तुम्हें नीट पीजी देना, तुम्हें आईएनआईसीटी देना, तुम्हें एम्स पीजी देना है, तुम उसके बाद और प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फाइन सर्जन बनोगे, कार्डियो सर्जन बनोगे, न्यूरो सर्जन बनोगे, तुम पेशेंट ट्रीट करना चाहोगे। लेकिन उन सारी चीज़ों करने के लिए तुम्हारे लाइफ के आगे 8 से 10 साल लगने हैं। उसके लिए, उस ब्यूटीफुल जर्नी में घुसने के लिए तुम्हें इस एग्जाम को निकालना है। और मुझे प्रॉमिस करो कि 2026 का तुम्हारा सबसे बड़ा रेजोल्यूशन यही है, कुछ हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में घुसना ही घुसना है। अब सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स की क्यों लेता हूं इंपॉर्टेंस, क्योंकि लोगों को क्या लगता है फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं फिजिक्स में मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन आते हैं। भाई रियलिटी समझो। सपोज करो फ्रिक्शन से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, टॉपलिंग का क्वेश्चन आ गया, जिसके अंदर 4 फ्रिक्शन के ब्लॉक दे दिए। अब वैसे क्वेश्चन एग्जामिनर सेट ही कर रहा है क्योंकि वो चाहता है इस क्वेश्चन को स्किप करे। मेरा जूनियर एम्स दिल्ली में इस साल उसके 160-165 नंबर आए, उसने 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ ही दिए, उससे ही नहीं बने। तो तुम्हें वो मेंटालिटी डेवलप करनी है, और इसीलिए आगे आने वाले 120 डेज तुम्हें बहुत ही स्मार्टली इन्वेस्ट करने हैं। और वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहां करना है, वो सब कुछ तुम्हारा बड़ा भाई बताएगा, समझना। फिर इसके अंदर टोटल 28 चैप्टर में तुम्हें 15 चैप्टर बताऊंगा। 15 चैप्टर में तुम्हें ऐसे 130 नंबर दिला के रहूंगा। सबसे पहले समझो सेमीकंडक्टर 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। पीवाईक्यू पहला लॉजिक गेट का, लॉजिक गेट के अंदर तुम सोच रहे हो कि 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला सर्किट दिया होगा, ट्रुथ टेबल पूछ लेगा, सर्किट दिया होगा किसके इक्विवेलेंट है। कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हाँ देखो सर्किट दिया है किसके इक्विवेलेंट, सर्किट दिया किसके इक्विवेलेंट है। जेईई 2025 में आया, नीट 2018 में आया, नीट 2017 में आया, नीट 2018 में आया, नीट 2015 में आया, ये क्वेश्चन आया। अब इसके बाद सर्किट दिया है, ट्रुथ टेबल पूछा, सर्किट दिया, ट्रुथ टेबल पूछा, जेईई 2025 में आया। क्या नीट जैसे डिफिकल्ट पेपर में आया था 2025? हाँ 2025 के डिफिकल्ट पेपर में भी आया था, इससे पहले भी आया था। समझो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन जिसको भगवान का कोई शक्ति नहीं रोक सकता कि नीट में ना आए, आएगा ही आएगा, डिफिकल्ट ईजी पेपर। दूसरा, एग्जाम में ईजी टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं कई बार, मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो होगा ये। अब ये वाला क्वेश्चन क्या, ये भी है तो लॉजिक गेट का ही, लेकिन इसके अंदर क्या दे देता है, इसके अंदर T1 T2 के अंदर 0-1 दे देता है और आउटपुट पूछ लेता है। माना कि ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, लेकिन सेक्शन बी में आया था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो मैं इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है। जेईई में बहुत बार आ चुका है, अगले साल नीट में आने वाला है। दूसरा सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन पे आएगा, पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन आएगा, जो मैंने एग्जांपल डाल दिया। दूसरा आएगा कि ऑपरेशन सर्किट, और ऑपरेशन सर्किट वाले के अंदर जैसे इस साल नीट में आया था, इस साल क्या आया था, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस वाला। फिर इसके पहले आ चुका है 2022 में, इसके पहले आ चुका है 2019। तो तुम्हें रियलिटी समझनी होगी, नीट कभी पैटर्न को ब्रेक नहीं करता। सेमीकंडक्टर के 3 क्वेश्चन कंफर्म। अगले चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स पे चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन। अब मैंने मॉडर्न फिजिक्स को एक चैप्टर काउंट नहीं किया, मैंने अलग अलग ही काउंट किया, आगे दिखा दूंगा। अगला मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हें सबसे पहले डुअल नेचर। डुअल नेचर में क्या बोला कि भैया लाइट वेव है, पार्टिकल है, दोनों है, तो डुअल थ्योरी आई। तो उसके अंदर बाद में डी ब्रॉगली भैया बोले कि भैया दोनों सेम ही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, जहां p इज इक्वल टू mv है, मास है, वेलोसिटी है, क्योंकि p इज इक्वल टू mv है तो h/mv हो जाएगा। और मोमेंटम को √2 के काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है। अब इससे 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक या तो ग्राफ का क्वेश्चन आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा। ग्राफ वाले नीट में आ चुके हैं क्या? हाँ 2015 में आया
आया, 2024 में आया, 2015 में आया था, सीधा मोमेंटम और लेमडा का पूछ लिया, मोमेंटम लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ग्राफ बन जाएगा। फिर इसके बाद 2024 के अंदर नीट में हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया जिसके अंदर 1/λ² ई का पूछ लिया, तो इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नीट में आया वैसे ही इस साल, मतलब पिछले साल जनवरी अटेम्प्ट में जेई के अंदर आ गया। मतलब जेई नीट खेलते रहते हैं, कभी इधर डाल देते हैं, कभी उधर डाल देते हैं, इसलिए दोनों एग्जाम मैंने निकाले हुए हैं, मुझे पता है बहुत ही क्लोजली तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो सारे मैं बता दूंगा। इसके बाद न्यूमेरिकल क्या नीट में आता है? हाँ न्यूमेरिकल आता है। 2019 ओडिशा का क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल को रेशियो पूछ लिया। क्या इस साल नीट में क्वेश्चन आया था ऐसा? हाँ आया था, लेकिन फोटोन और इलेक्ट्रॉन का आ गया। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, इस टाइप के पैटर्न सॉल्व करने आने चाहिए, फर्क नहीं पड़ता डिफिकल्ट पेपर आएगा तो भी इसी में से आएगा। अगला आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इक्वेशन होता है, एक इफेक्ट होता है। क्या इक्वेशन से क्वेश्चन आए हैं? हाँ आए हैं। क्या इफेक्ट से आए हैं? आए हैं। इफेक्ट क्या होता है भैया? तुम्हारे पास मेटल है, वर्क फंक्शन फाई है, एच और लेमडा का एक वो आया तुम्हारे पास, वेव आया, और उसके बाद निकला क्या? निकला फोटो इलेक्ट्रॉन। कब निकलता है? जब इसकी वेलोसिटी, जब इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होती है। और कितनी इसकी Kmax हो जाएगी? वो ये हो जाएगी, E-5 हो जाएगी, और इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा। और V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अल्फा क्या है? वर्क फंक्शन। SC/λ तुम्हारी एनर्जी होती है। अब यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, या तो थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या तो ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और यही समझना है तुम्हें, क्लैरिटी रखनी है क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे अप्रोच होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में अप्रोच है तुम एग्जाम में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब अप्रोच देखो, तुम्हें क्या लगता है V0 का क्वेश्चन नहीं आया, Kmax का क्वेश्चन नहीं आया? देखो V0 का क्वेश्चन नीट में, Kmax का क्वेश्चन नीट में, म्यू0 का क्वेश्चन नीट में। क्या थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आया? थ्योरी है, अलग अलग वेव वर्क फंक्शन दे देता है और पूछता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, वर्क फंक्शन अगर कम है, एनर्जी ऑफ जो इनकमिंग लाइट है तो इजेक्ट हो जाएगा। तो वैसे यहां पर आंसर निकला था। उसके बाद जेई मींस 2025 नीट में नहीं आया, लेकिन थ्योरी वाला क्वेश्चन आ चुका। क्या नीट में थ्योरी वाला क्वेश्चन इस साल आया था? हाँ इस साल आ गया था। तो हमें समझना होगा ये पर्टिकुलर टाइप है जहां से क्वेश्चन, एटम के अंदर तो बोर्स मॉडल से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। हाँ भैया नीट 2025 में आया था। क्या क्वेश्चन आया था? इतना सिंपल क्वेश्चन, 1/λ RZ² N1। मतलब तुम्हें समझना होगा कि पैटर्न ब्रेक नहीं करता। बोर मॉडल में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो लेमडा वाला, एक एनर्जी वाला। एनर्जी वाला क्या होता है? टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3 चीजें। अब इनके अंदर से क्वेश्चन भर भर के आए वो मैंने डाल दिया। दूसरा वेवलेंथ का ट्रांजिशन। वेवलेंथ का ट्रांजिशन में क्या है ना, बामा सीरीज, लाइमन पासन सीरीज के अंदर क्वेश्चन आते हैं। 2023 में आया था, हाँ 2025 में मैंने दिखा दिया। उसके पहले 2017 में, 2016 में, 2011 में मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल डाल दिए। जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं मैं यहाँ एग्जांपल में डाल देता हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम से पहले। अगली चीज, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड प्रॉपर्टीज। अब इस चैप्टर को मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म है। यूनिट्स डायमेंशन 3 क्वेश्चन कंफर्म है। 3 क्वेश्चन के अंदर पहला क्या है? यूनिट्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 180 डिग्री पाई रेडियन, और ये अब इसके अंदर सॉलिड एंगल, फेज एंगल के अंदर बोथ यूनिट डायमेंशन, ये वाला क्वेश्चन आते रहता है। और एक आर्क मिनट का रेडियन में कन्वर्जन आ जाता है। इसके बाद डायमेंशन निकालने के लिए एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन 2022 में, 2021 में, 2020 में, और किस टाइप के क्वेश्चन कन्वर्जन के कौन से फॉर्मूले के एग्जैक्टली नीट और जेई दोनों में आ चुके हैं। तो मैंने यहां मार्क कर दिया जितने फॉर्मूले मैंने लिखे हैं वो नीट या जेई कभी ना कभी आए हुए हैं। मतलब ये तो निकालने आना ही चाहिए। दूसरी चीज, एक डिफिकल्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड वाला, म्यू0 वाला। दोनों को निकालने के लिए इजी वाले फॉर्मूले यूज करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के तो भाई 3-4 फॉर्मूले हैं। तुम अगर डिफिकल्ट वाले फॉर्मूले जाओगे तो फंस जाओगे। तुम्हें पहले से क्लैरिटी रखना है कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं। एरर के अंदर परसेंटेज एरर आता है, रेसिस्टर के अंदर एरर आता है। परसेंटेज एरर में ए ऐसा है तो स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर अंडर रूट है तो फिर यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या ये वाला क्वेश्चन पहले नीट में आया है? हाँ आया है। देखो 2023 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में। क्या नीट में इस साल आया था? हाँ भैया नीट डिफिकल्ट पेपर था 2025, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब ये वाले क्वेश्चन तो नीट में आए हुए हैं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा डिफिकल्ट वाला, वो जेई मेंस का। जेई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, नीट में आज तक नहीं आया है। हाईली एक्सपेक्टेड इस साल नीट में आ जाएगा। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर बच्चा जानता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 कंप्लीट रोटेशन, और मीन स्केल डिवीजन नंबर ऑफ 1 कंप्लीट इन वर्नियर स्केल। और रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। प्लस माइनस 0 है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। अब ये इतनी सिंपल सी मेन रीडिंग निकालना एग्जाम में आता है। हाँ 2025 नीट में आया था, डायमीटर निकालो। क्या पहले आ चुका है? 21 में आ चुका है, 20 में आ चुका है, 15 में आ चुका है। तो मैं समझना होगा कि तुम्हें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पहले निपटाना ही निपटना। तो यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे पास एक लेटेस्ट सिलेबस पे 2026 के लिए मेटिकुलसली बनाया हुआ एक टेस्ट सीरीज का सेट हो, और वो है दिशा पब्लिकेशन की मिशन पॉसिबल बॉक्स। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम जैसे इस बॉक्स को खोलोगे तुम्हें टोटल 4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज तुम्हें इसके अंदर टोटल 15 ऐसे बुकलेट्स मिलेंगे जो एक्जैक्टली नीट पैटर्न पे बेस्ड है। अगली चीज तुम्हें मिलेगी इसके अंदर मिलेगी वो है आंसर बुकलेट। तुम्हें ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर की देके छोड़ दिया, तुम्हें डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा जो कि एक्यूरेट है। और खास बात की जहां जरूरत है वहां एनसीईआरटी के डायग्राम डाल दिए, एनसीईआरटी के
डायग्राम डाल दी, एनसीईआरटी कोट कर दी, तुम्हें आंसर को मैच करने से या फिर आंसर को बिल्ड करने से बहुत ही आसानी होगी। अगली चीज़ तुम्हें इसके अंदर 15 OMR शीट देखने को मिलेगी और एक फ्री हैंडबुक मिलेगा जिसके अंदर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो पिछले साल से नए सिलेबस में ऐड हो वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे तुम एक टेस्ट सीरीज को खोलते हो, इसके एक मॉक टेस्ट को खोलते हो, तो तुम्हें हर एक टेस्ट के सामने, हर एक क्वेश्चन के सामने एनसीईआरटी का पेज नंबर मिल जाएगा कि जब भी तुम इस क्वेश्चन को गलत करो, तुम एनसीईआरटी को उस पेज में जाओ, तुम्हें पता चले कि हाँ किस क्वेश्चन से, किस लाइन से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। और सबसे खास बात, जब भी तुम एक बॉक्स को देखोगे तो तुम्हें एक पेपर को देखोगे, तुम्हें एक डार्क कलर का बॉक्स मिल जाएगा। वो ऐसे बॉक्स होंगे जो कि इस साल के नए ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन डाले हुए हैं। मतलब वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे कि इस साल ग्रुप ए एनायन, ग्रुप बी कैटायन वाला एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था, वैसे प्रैक्टिकल के 1-2 क्वेश्चन नए आ जाते हैं, जेईई मेन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सारी चीजों को अलग से मार्क कर दिया। और इसके साथ साथ एक अच्छी तुम्हें इस बॉक्स के अंदर रैंक प्रेडिक्टर और पेपर एनालाइजर मिलेगा। तुम सारे 15 अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को प्लॉट कर पाओगे, तुम्हें पता चलेगा कहाँ लाई कर रहा हूँ, कितने फाइनल मॉक टेस्ट में मार्क्स बनने वाले हैं, ऑल इंडिया रैंक कितनी बन सकती है, और जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं वो लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके डाले हुए हैं। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेकआउट। और हाँ, वेबसाइट से जरूर देख लेना क्योंकि उसमें 40% डिस्काउंट पे है, और अगर चीपेस्ट रेट पे चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू यूज कूपन कोड ओम प्रभु। अगला क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से 3 क्वेश्चन हर साल आता है, हाँ भैया हर साल आता है। बेसिक्स के अंदर पहलेगा, एक कार चल रही है, आधी डिस्टेंस चली v1 वेलोसिटी से t1 टाइम में, आधी डिस्टेंस चली v2 वेलोसिटी से t2 टाइम में, एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। भैया आंसर ये होता है अगर आधी आधी बोल दिया तो। अगर मान लो 3 बोल दिया तो 3 के अंदर ये आ जाता है। और मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया 2023 में आया, 2011 में आया, 2007 में आया, अब क्या एक्सपेक्टेड है, नीट में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट है तो उन लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करने को बोल देंगे, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देंगे। इसलिए तुम्हें पहले से क्लैरिटी होना चाहिए कि इस तरीके से अप्रोच करना है। हल्का सा डिफिकल्ट आएगा तो ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उस एक्स्ट्रा को तुम सॉल्व करोगे। अगली चीज, इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चा जानता है ये सारे इक्वेशन, ये का इक्वेशन है। एक कार चल रही है, उसके अंदर ए नॉट का डिसेलरेशन लग रहा है तो उसके अंदर कितनी देर में रुक जाता है, u by a नॉट और u²/2a0 इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। 3 तरीके के केसेस अपन पढ़ते हैं कि अगर u0 वेलोसिटी से एक बॉल को फेंकते हैं तो मैक्सिमम कितनी हाइट में जाता है, u0²/2g, कितना टाइम लगता है u0/g नीचे आने में, u0/g टोटल टाइम 2 u0/g। एक बॉल होता है, जब उसको ड्रॉप करते हैं 0 वेलोसिटी से तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √2gh, कितना टाइम लगता है, √2h/g। और जब भी वर्टिकली मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो सेम स्पीड पे, सेम हाइट पे सेम स्पीड होती है, वेलोसिटी डिफरेंट होती है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता तो ये ऊपर है, नीचे ऊपर। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जाम में एक बार आ चुकी हैं, या तो न्यूमेरिकल आया हुआ है या फिर सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम वेलोसिटी स्पीड। जेईई मेंस में तो ये आते रहता है, सेम वेलोसिटी सेम स्पीड, ऐसे करके कंफ्यूज करता है, बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पूछ देता है कि ये वेलोसिटी है, इसमें u cos थीटा होती है और यहाँ भी एंगल थीटा है, अगर यहाँ एंगल थीटा है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर xi कैप है, yj कैप है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तुम्हें पता है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो xi कैप ही होगा, वाई डायरेक्शन में माइनस चल रहा है तो माइनस वी कैप। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव कंपोनेंट नीचे आ जाएगा और ये एक्स कंपोनेंट एक्स आई कैप और माइनस वाई जे कैप, इसलिए ये दोनों को मिला देंगे तो आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, जेईई में भी आ चुका है। उसके बाद इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का ये इक्वेशन, एच मैक्स का, आर का, टी मैक्स का, ये सारे इक्वेशन ऑलरेडी आते रहते हैं नीट में, ये सारी चीजें आनी ही आनी चाहिए। उसके बाद मैकेनिक्स के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन हर साल आने हैं। क्या क्वेश्चन आना है? सर्कुलर मोशन का, मोमेंटम कंजर्वेशन का, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इक्विलिब्रियम का। अब मैं इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि अगर मैं सिर्फ फिजिक्स के बारे में बताऊंगा तो फिर वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तुम कमेंट कर देना कि तुम्हें शॉर्ट 35 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स के चाहिए जिसके अंदर मैं क्लैरिटी से हर एक चैप्टर में घुस के बता दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटा की वीडियो बन जाए, लेकिन तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। ग्रेविटेशन के 3 क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स के, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, इन तीनों को मिला के 10 क्वेश्चन। टोटल मैंने तुम्हें 15 चैप्टर गिनवाए हैं, 15 चैप्टर से 34 क्वेश्चन आएंगे। 34 क्वेश्चन में मान लेता हूं कि 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, लेकिन फिर भी 130 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है। एंड बिलीव मी, तुम्हें यही अप्रोच फॉलो करना है पहले चैप्टर्स में फिजिक्स के अंदर। अगली बायोलॉजी मूव करते हैं। बायोलॉजी में 2 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, एक कंसेप्चुअल बायोलॉजी है, एक मेमोराइजिंग बायोलॉजी है। कंसेप्चुअल बायोलॉजी क्लास 12 की बायोलॉजी है जिसके अंदर तुम्हें ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल बेसिस, दोनों को मिला के 12 क्वेश्चन इस साल, अगले साल, पिछले साल, आगे भी आएंगे। सेल बायोलॉजी दोनों को अलग अलग में काउंट करूंगा, वैसे यूनिवर्सल सेल साइकिल के अंदर 7 क्वेश्चन, बायोटेक के प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के अंदर 6 क्वेश्चन। तुम्हें ये चीज समझ में आ रही होगी कि तुम्हें इतना करना ही करना है। अगर इतना कर लिए तो 25 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं की यहीं कंफर्म है। अगली चीज फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन। अब तुम फील कर रहे हो कि भैया मैं इतने सारे
चैप्टर पढ़ूंगा तो इसके अंदर मुझे क्या अलग से नोट्स बनाना है, क्या अपना टाइम देना है? भाई रियलिटी समझो, तुम्हें इन चैप्टर्स के अंदर लेक्चर या नोट्स में ज्यादा टाइम नहीं देना। तुम बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, बायोलॉजी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम तो यार डॉक्टर बनने वाले हो। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि बायो जैसी चीज तुम पहले से जानते हो। अगर तुम कोई चीज नहीं जानते हो, तुम मान लो किसी चीज को नहीं समझते हो, तो चैप्टर का वन शॉट देख लो। सपोज करो पूरे चैप्टर में तुम्हें कोई सेगमेंट नहीं आता, तुम्हें टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तुम उसका क्या देख लो, लेक्चर का पार्ट देख लो। अगली चीज होती है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन मतलब तुम्हें चीजें याद रखनी है। अब देखो लेक्चर के अंदर कोई भी बच्चा बैठा है, उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बायो उसको समझ नहीं आ रही। हर एक बच्चा जो लेक्चर के अंदर बैठा है, जो किसी कोचिंग में पढ़ रहा है, उसको बायो समझ में जरूर आती है। बायो समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फैक्टर है कि लोगों को चीजें याद नहीं होती। और याद क्या नहीं होता? एनसीईआरटी के स्टेटमेंट याद नहीं होते। जैसे सपोज करो मॉस है, मॉस के अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने क्या किया, मॉसेस के अंदर एनसीईआरटी की चीजों को साइड में लिख दिया। प्लांट बॉडी, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट में दो स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में प्रोटोनिमा स्टेज, सेकंड से लीफी स्टेज। डायरेक्ट डेवलप करता है स्पोर से। बीसीजीएफ कैरेक्टर मतलब ब्रांच होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, फिलामेंटस होता है। टू पार्ट होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा बडिंग करता है। सेकंड स्टेज होता है लीफी स्टेज, डेवलप करता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। अब तुम सोचो कि ये अपराइट स्प्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव, इस टाइप की जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसमें कुछ समझने का है, कुछ समझने का नहीं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तभी बनेंगे जब तुम्हें ये पैटर्न एनसीईआरटी की लैंग्वेज याद होगी। और यही एनसीईआरटी की लैंग्वेज याद करनी है तुम्हें नेक्स्ट 100 डेज के अंदर, धीरे धीरे करके। और वो कैसे याद होगा समझो, रिसेंटली 2 महीने हुए होंगे, मैंने न्यूरो साइंस के अंदर अपने डिपार्टमेंट ऑफ न्यू सर्जरी एट एम्स और मैंने पेपर पब्लिश किया है विद इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मतलब आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद और एम्स दिल्ली। मेरे कॉलेज में मैं था और अलग कॉलेज में प्रोफेसर थे। अब हम लोगों ने क्या कंक्लूजन पाया, एक वन ऑफ द कंक्लूजन है कि हमने बहुत सारे एमआरआई करी, पता चला कि यार ह्यूमन ब्रेन की सबसे प्यारी चीज क्या है ना, हमारे अंदर फोटोजेनिक मेमोरी का पावर है। और जो बंदा इसको यूटिलाइज करता है, मुझे पता सारे लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, या जो लोग करते हैं उनको पता नहीं होता सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जा रहा होता है, और वो फोटोजेनिक मेमोरी तुम्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी देती है। अब समझो लोगों को क्या मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है कि फोटोजेनिक मेमोरी के लिए कलरफुल डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। भाई रियलिटी समझो, ऐसा नहीं करना है। कलरफुल डायग्राम्स बनाने से फोटो, भाई मैं एमबीबीएस कर रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सर्जरीज के डायग्राम बनाऊं, मैं अलग अलग साइंटिस्ट के डायग्राम बनाऊं, मैं इतने सारे ड्रग्स के अलग अलग कलर से लिखूं, कलरफुल नोट्स बनाऊं। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने रेस्ट्रिक्ट किया अपने आप को एक सोर्स से पढ़ने के लिए, एक नोट से पढ़ने के लिए, एक मिस्टेक बुक बनाने के लिए। तुम जैसे ही इतनी चीजें करते हो, तुम्हारे दिमाग में फोटोजेनिक मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाती है। जब मैं नीट का 2022 का पेपर दे रहा था, ये क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन मेरे सेट में यही था, मेरे को देखने को मिला। क्वेश्चन था कितनी ग्लूकोज रिलीज होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये एनसीईआरटी में लिखा तो है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी एक दिन पहले रिवाइज नहीं करी थी। क्यों? कोई नहीं कर सकता पूरी एनसीईआरटी एक दिन पहले, कोई रिवाइज कर सकता है। तो मेरे को आंसर याद ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं इस आंसर के सही आंसर तक कैसे पहुंचा, क्योंकि मुझे फोटोजेनिकली याद था कि हाँ यार पेज है एनसीईआरटी का यहां पास, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं था यार 7 के मल्टीपल पे है, 7 के मल्टीपल पे है। तो मुझे याद है 7 है या 14 है, तो एग्जाम में 14 तो दिया नहीं था और 7 ही आंसर था, मुझे लग रहा था, तो मैंने इसको मार्क करके आगे निकल गया। आई वॉज नॉट 100% श्योर, लेकिन मुझे अपने फोटोजेनिक मेमोरी से सबकॉन्शियस माइंड में गया हुआ था। और यही चीज तुम्हें अभी डेवलप करनी है, और वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। वैसे ही मैंने क्या किया है, पूरी की पूरी बायोलॉजी के, सपोज करो ये तुम्हारी बायोलॉजी की एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी की सबसे खास बात पता है क्या है, मैंने एनसीईआरटी को एज योर नोट्स बनाया है। एज योर नोट्स का मतलब तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को ही नोट्स की तरह लिखना है। तुम्हें अपने टीचर के अलग से कोई नोट्स नहीं खरीदने, तुम्हें अपने टीचर के अलग से कॉपी नहीं बनानी, तुम्हें इस एनसीईआरटी में ही नोट्स को इंटीग्रेट कर देना है। सबसे पहले एनसीईआरटी की ये पॉइंट है, इस पूरी लाइन से क्या है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ऑल ऑर्गेनिज्म का, लेकिन आरएनए नहीं होता, कुछ वायरसेस का होता है। अब इससे नीट में क्या आ सकता है, मैंने यहां नीचे बॉक्स बनाया, इस बॉक्स का नाम है FYQ बॉक्स। हर एक पेज के लिए तुम्हें FYQ बॉक्स मिलेगा, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। हमने प्रिडिक्ट किया है एग्जाम में अगले साल क्या आएगा, इस साल क्या आएगा। जैसे कि सबको पता है कि भैया वाटसन क्रिक मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, लेकिन हर साल नीट में आता नहीं आता। क्यों? क्योंकि नीट वाले एकदम रिपीटेडली नहीं पूछते, 2018 में जो पूछा 2020 में नहीं पूछेगा, थोड़ा पुराना पूछता है। तो वो सारी चीजों को ट्रैक करते हुए कब क्वेश्चन आया है, कितने बार नहीं आया है, ये अनरिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को नीचे लिख दिया। सपोज करो इस पूरे टेबल के अंदर कि तुम क्लास 11 की एनसीईआरटी खोलोगे, डीएनए टाइप भी लिखा हुआ है, कॉइलिंग राइट हैंडेड मदर में लिखा हुआ है, राइस इन ईच 10 होते हैं, पिच कितना 3.4, 11th में 34 आर्मस्ट्रांग बराबर है, राइस बस पेज फेयर 0.349 3.4 36 डिग्री। मतलब जितना भी कंपाइल कर सकते हैं एनसीईआरटी को, कितना भी कंसाइज कर
सकते हैं एनसीईआरटी को। मैंने क्या बोला, 1 रिसोर्स 1 नोट्स 1 मिस्टेक बुक, इतनी चीजें कर ली, तुम्हारी याद करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और कई लोग कहते हैं भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी से डर लगता है, एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो मैंने सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी को डाला हुआ है। जैसे कि यहाँ पर सबको पता है डीजनरेट अनएम्बिगुअस, अब डीजनरेट का एक्सेप्शन होता है एओजी, यूजीजी, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, तो इसके मैंने यहाँ एग्जाम्पल डाल दिया आउट ऑफ एनसीईआरटी का। दूसरा सबको पता है ये 6 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट के बाद, लेकिन एम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है कि जेनेटिक कोड के पास पोलैरिटी होती है, स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन पोलैरिटी देते हैं, ये क्वेश्चन आया था एसएससी रीजन के अंदर, तो मैंने यहाँ डाल दिया। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नीट में आएगा, आज तक नहीं आया लेकिन कल को आ जाएगा। स्पेसिफिक होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ये सारी चीजें जितनी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पर अब कोई बच्चा पूरा तो याद नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा कितना याद करना, मैंने ये सारी चीजें डाल दी, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। क्लास 11 के अंदर मेमोराइजेशन वाली चीज है। मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से 4, इकोलॉजी से टोटल 11 क्वेश्चन आना ही आना है, इस साल भी आया था, अगले साल भी आएगा। रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से 4 से 5, एनिमल प्लांट किंगडम से 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ से 3, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3, बायोमोलिक्यूल से 3, फोटोसिंथेसिस से 3 और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3। अब तुम देखोगे इन सारी चीजों के अंदर तुम फोटोजेनिक मेमोरी इजिली नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि चीजें याद करनी है तुम्हें। एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल याद करना, मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल है, उसके लिए मैंने क्या किया था, सारे एग्जाम्पल को थोड़ा साफ सुथरा लिख करके अपने टेबल के सामने चिपका लिया था। जैसे मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के और आउट ऑफ एनसीईआरटी जितने भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू देखे थे एम्स और नीट के पीवाईक्यू में जितना लिखा था, मैं सब कुछ तो याद नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट रिलेवेंट फैक्ट क्या है जो पहले आ चुका है शायद रिपीट हो जाए, तो इस तरीके से मैंने इसको कंपाइल कर दिया था। तुम्हें क्या करना है, मैंने सारी चीजें तुम्हें दे रखी, तुम्हें इन चीजों को सीधे सीधे अपने टेबल के सामने चिपकाना है, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। नेगेटिव इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन 4 पेज में एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। कंडूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर एनसीईआरटी की लाइन है, स्पैरो, ये सारी चीजें होती हैं। प्री पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखने के लिए कैक्टोफेगस मॉथ, प्रिकली पेयर कैक्टस, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, गंबूशिया, हॉकफिश, ये सारी चीजें मैंने यहाँ कंपाइल कर दी। हर साल एग्जाम में आते रहेगा। पूरी एनिमल किंगडम का मैंने बड़ा सा चार्ट पेपर लिया था, चार्ट पेपर को टेबल फॉर्म में बना दिया कि भैया ट्रिपल ब्लास्टिक होता है, प्रोटोस्टोमिएट होता है, ट्यूब विद इन बूट और बायलेटरल होता है, ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, ये सारी चीज। इससे क्या हुआ, मुझे चीजें याद होते गई। वैसे ही पूरी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्हें चैप्टर्स के लिए, स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए जहां चीजें मेमोराइजेशन वाली है, मैंने बहुत ही अच्छे से कैटेगराइज कर दिया है तुम्हें कहां से क्या करना है। अगली चीज आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सब में 4 चैप्टर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें 12 चैप्टर बताऊंगा पूरी केमिस्ट्री को, और वहां से 130 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटीड है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट कम कर दिया है, और 4 क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, इन दोनों से मिला के 7 से 8 क्वेश्चन इस साल आएंगे। जैसे कि शेप वाले तुम्हें पता है, हाइब्रिडेशन वाले, कलर वाले, स्प्लिटिंग वाले, आइसोमरिज्म, सीएफटी, तुम वीबीटी, वीएसएपी, आरटी, शेप निकालना, पी ब्लॉक के वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल और डीएनए ब्लॉक, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन और अमीन। देखो जीओसी से 4 क्वेश्चन आएंगे, हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन आएंगे, एल्डिहाइड से 3 और अमीन से 2। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम जब भी हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर या बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो जनरली एक ही क्वेश्चन आता है यहां वाले टॉपिक से, लेकिन कभी कभी 2 भी आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि पहले तुम्हें ये सारी चीजें कवर करनी है, ये सेकेंडरी है। अगर तुम इसको ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करोगे तुम्हारे इससे क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए देखो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर बहुत चीजें याद करनी है। ओजोनोलाइसिस है, कॉपर को 300 डिग्रीज में ऑक्सीडाइज करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही फंसेगा। इसलिए तुम्हें पहले यहां ध्यान देना है, उसके बाद डेफिनेटली अपन वो वाला भी करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हें पता है कि थ्योरी से लेकर एडवांस कहीं से कुछ भी, जैसे कि अगले साल अबाव प्रिंसिपल आ जाएगा, नहीं आएगा, मतलब हर 3 साल में एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। सॉल्यूशन चैप्टर में बेसिक तो आना ही चाहिए, मोलैरिटी, उसका कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी में ज्यादा ध्यान देना है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन और आरएनएस इक्वेशन, इन चीजों में ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड ऑर्डर से देखे होगे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते, 0 ऑर्डर से आते हैं, बट फिर भी फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा आते हैं, 3 क्वेश्चन फंसेंगे। तो तुम्हें इतने 12 चैप्टर करने से 130 मार्क्स के केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तुम्हें ये क्लैरिटी ऑफ अप्रोच कि तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम से कहां ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, कहां कम देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में लिख देना अगर तुम्हें श्योर शॉर्ट 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, सोचा 35 क्वेश्चन फिजिक्स के चाहिए तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। थोड़ा लेंथी होता है, मेहनत होता है, क्योंकि एक वीडियो 40-50 मिनट की तो बनेगी, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम एक बार अपने टीचर से पढ़ लो, उसके बाद सिर्फ उतना देख लो, तुम्हें क्लैरिटी डेवलप होती जाएगी, तुम्हारे इतने क्वेश्चन बन रहे खत्म, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मैं हर एक पीवाईक्यू टाइप के नीचे डाल दूंगा। और मैंने जो प्रॉमिस करने के लिए बोला था उसको जरूर लिखना, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना। थैंक यू।